Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Tahir Afaki. हमारा आज का मौजू है अरस्तू ने अगरचे 200 से ज़ायद किताबें लिखी हैं, लेकिन इसमें पॉलिटिकल साइंस से मुतल्लिका दो किताबें बहुत अहमियत की हामिल हैं। पहली पॉलिटिक्स और दूसरी निकोमैकियन एथिक्स। अरस्तू ने अपने शागिर्दों को तकरीबन 158 रियासतों में भेजा और उन तमाम रियासतों के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ें और वो कॉन्स्टिट्यूशन उनका क्रक्स उसने अपनी तहरीरों में पेश किया। तो अरस्तू के दौर में पॉलिटिकल साइंस के इल्म को पॉलिस कहा जाता था, जिसका मतलब है साइंस ऑफ सिटी स्टेट्स, यानी कि शहरी रियासतें जो हैं यूनान की उनको पॉलिस कहा जाता था। अरस्तू के मुताबिक मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। अगर इंसान की प्रोडक्टिविटी, मुआशरे की प्रोडक्टिविटी दरकार है तो इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल साइंस का इल्म हासिल किया जाए, सियासियात को अपनी पीक पे पहुंचाया जाए। आज भी आप देख लें जिन ममालिक का सियासी निज़ाम बेहतर है वहाँ इंसान की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो अरस्तू का कहना है कि जो सिटी स्टेट हैं ये ह्यूमन नेचर की पैदावार हैं। इंसान सॉलिट्यूड नहीं रह सकता, वो एक साथ रहता है, रियासत बनाकर रहता है और एक निज़ाम के तहत रहता है। अरस्तू चाहता है कि उसकी रियासत 10,000 लोगों से एक्सीड ना करे। कम से कम 10,000 लोगों की रियासत अरस्तू की नज़र में एक आइडियल और बेहतरीन रियासत है और इस रियासत का निज़ाम बेहतरीन तरीके से चलाया जा सकता है। तो अरस्तू के मुताबिक एक रियासत का निज़ाम गवर्नमेंट चलाती है। गवर्नमेंट की 6 टाइप्स हैं। नंबर 1 मोनार्क, नंबर 2 अरिस्टोक्रेसी, नंबर 3 पॉलिटी, नंबर 4 टिरानी, नंबर 5 ओलिगार्की और नंबर 6 डेमोक्रेसी। तो ये 6 तरह के निज़ाम हैं। प्लेटो ने पॉलिटी को कंसीडर नहीं किया, उसने अपने 5 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिए। इसके बरक्स अरस्तू ने 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिए हैं। मोनार्की में रूल ऑफ 1 है, यानी एक इंसान रूल करता है, किंग रूल करता है लोगों पे। अरिस्टोक्रेसी में एक की बजाय एक पूरी क्लास, एलिट्स की क्लास, वो रूल कर रही होती है। पॉलिटी में रूल ऑफ मेजॉरिटी है बट अंडर द लॉज, लॉज जो हैं उनके मुताबिक ये रूल करते हैं। टिरानी जो है इसमें रूल ऑफ 1 है, बिल्कुल मोनार्की की तरह, लेकिन मोनार्की से इसका डिफरेंस ये है कि इसको रन किया जाता है डिस्पोटिक मैनर में, यानी एक बादशाह वो रियासत में लोगों की फलाह बहबूद के लिए नहीं काम करता बल्कि वो अपने फ़ायदे के लिए काम करता है और लोगों पर जुल्म सितम करता है। फिर ओलिगार्की ये परवर्टेड फॉर्म है अरिस्टोक्रेसी की, जिसमें एलीट क्लास वो अपने फ़ायदे के लिए काम करती है और अवाम पर जुल्म सितम का बायस बनती है। सिमिलरली डेमोक्रेसी ये पॉलिटी के बरक्स, इसमें रूल ऑफ मेजॉरिटी है बट इन परवर्टेड फॉर्म। तो ये हम इसे नंबर्स के लिहाज से देखा, अब हम इसे देखते हैं कि ये गुड और बैड के लिहाज से। ये 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गुड है और 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बैड है। फर्स्ट 3 जो मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी, ये अरस्तू के मुताबिक ये गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके बरक्स टिरानी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी ये बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यानी मोनार्की में बादशाह अवाम की भलाई के लिए काम करता है, टिरानी में बादशाह अवाम के मुखालिफ जाकर काम करता है, अरिस्टोक्रेसी में एलीट क्लास वो लोगों के हक में, लोगों के लिए काम करते हैं, ओलिगार्की में यही लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, इसमें लोग कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के मुताबिक काम करते हैं। डेमोक्रेसी में लोग अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक साइकिल आता है, एक साइंटिफिक साइकिल आता है जो कि अरस्तू ने आज से तकरीबन 3000 साल पहले दिया और ये साइकिल ऑफ गवर्नमेंट आज भी एज इट इम्प्लीमेंट है। अरस्तू के मुताबिक
ये एक साइकिल है जिसमें मोनार्क बरसरे इक़्तिदार आता है, वो जब तक लोगों की भलाई के लिए काम करता है वो मोनार्क रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, लोगों के मुखालिफ काम करना शुरू करता है, तो ये टायरेंट बन जाता है। तो ये टायरेंट रूलर, इसके ख़िलाफ़ अब ये एक यहाँ पर अरस्तू का फ़लसफ़ा रेवोल्यूशन आता है। इस टायरेंट के ख़िलाफ़ लोग उठते हैं, रेवोल्यूशन लाती है और रेवोल्यूशन के ज़रिए गवर्नमेंट ख़त्म कर देती है और फिर नई हुकूमत इंस्टॉल होती है। ये है अरिस्टोक्रेट्स की हुकूमत, यानी जो लोग इस टायरेंट के ख़िलाफ़ उठे वो मिलकर एक गवर्नमेंट बना लेते हैं और पावर उनमें डिवाइड होती है। ये अरिस्टोक्रेट्स जब तक लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं तो ये अरिस्टोक्रेसी निज़ाम रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं तो ये ओलिगैर्की में कन्वर्ट हो जाता है। ओलिगैर्की, इसमें अरिस्टोक्रेट्स अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, फिर अवाम इनके ख़िलाफ़ उठती है तो एक नई हुकूमत वजूद में आती है, एक रेवोल्यूशन आता है जिसमें पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कायम होती है। जब तक ये हुकूमत लॉज के मुताबिक काम करती है तो ये पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रहती है। जैसे ही ये लोगों के मफादात के ख़िलाफ़ हुकूमत करती है तो डेमोक्रेसी आ जाती है। तो डेमोक्रेसी ये वही गवर्नमेंट है जिसे हम आज आइडियलाइज़ कर रहे हैं, जबकि अरस्तू और अफलातून इसी डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ थे। उनके नज़रिए के मुताबिक ये गवर्नमेंट ऑफ पुअर और अनस्किल्ड पर्सनस की हुकूमत है, जिसमें आम लोगों के पास हुकूमत चली जाती है क्योंकि वो जान नहीं रहे होते स्टेट क्राफ्ट को, लिहाजा ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इनके ख़िलाफ़ एक रूलर या एक जर्नैल उठता है, इनकी हुकूमत को टॉपल डाउन करता है और अपनी हुकूमत स्टैब्लिश करता है। यूँ फिर मोनार्की का सिस्टम शुरू हो जाता है। तो यूँ ये साइकिल जो है ये हर वक्त चलता रहता है। यूँ यहाँ पर मुख्तलिफ रेवोल्यूशंस के ज़रिए ये निज़ाम जो है आगे बढ़ता रहता है। तो ये बुनियादी तौर पर अरस्तू का साइकिल ऑफ चेंज है, या इसके अरस्तू का जो नज़रिया इनकलाब है। इनकी अगर हम इम्प्लीमेंटेशन देखें तो फ्रांस पर इसकी एज इट इम्प्लीमेंटेशन हुई और ये तकरीबन तमाम ममालिक पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती रही है। जैसे फ्रांस में पहले मोनार्कियल सिस्टम था, जब तक लोगों के हक में रहा मोनार्क रहा, फिर ये टायरेंट बन गया तो टायरेंट के ख़िलाफ़ लोग उठे, इनकलाब लेके आए तो डायरेक्टरी की हुकूमत यानी अरिस्टोक्रेट्स की हुकूमत बन गई। तो ये अरिस्टोक्रेट्स आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ओलिगैर्की में कन्वर्ट हुए। जब इन्होंने जुल्म करना शुरू किया तो अवाम इनके खिलाफ इनकलाब लेकर आए तो पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कायम कर दी गई। और फिर जैसे ही ये गवर्नमेंट ये परवर्टेड हुई, लोगों ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, ये डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गई और एट दी एंड नेपोलियन बोनापार्ट ने हुकूमत पर कब्जा कर कर एक मोनार्कियल सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया। वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट 3 हैं जो कि आज भी एज इट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या है? ये इदारा जो है कानून साजी करता है, एग्जेक्टिव उस कानून के मुताबिक अमल दरामद करता है, जुडिशरी का ये काम होता है कि उसने तमाम कवानीन को वॉच डॉग की हैसियत से देखना है, आया कि ये कवानीन मुल्क के सुपीरियर लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं, कहीं ये लॉज जो है इनका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। तो ये जुडिशरी का काम है। तो ये तमाम फंक्शंस जो कि अरस्तू ने बताए आज भी एज इट हैं। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में 3 क्लासेस, फिलोसफर किंग की क्लास, सोल्जर की क्लास और फिर लेबर की क्लास डेवलप की। तो सिमिलरली अरस्तू भी अपनी 3 क्लासेस इंट्रोड्यूस करवाता है। पहली स्टेट्समैन की क्लास है जिन्होंने रूल करना होता है, फिर स्लेव्स की क्लास है जो कि हुक्मरानों को सर्व करते हैं, और फिर मेसर्स यानी आम लोग। तो ये 3 क्लासेस हैं। ये आप कह सकते हैं कि अरस्तू की जो तीनों क्लासेस हैं ये तकरीबन उस वक्त के मुआशरे में राइज थी। अफलातून ने ग़ुलामी का कहीं जिक्र नहीं किया, उसने अपनी आइडियल रियासत में 3 क्लासेस का जिक्र किया है, वो उस वक्त की ग्राउंड रियलिटी से कंपैटिबल नहीं थी। इसलिए हम ये कहते हैं कि अरस्तू ज़्यादा रियलिस्ट था।
रियलिस्ट राइटर था, इसके बरक्स अफलातून वो आइडियलिस्ट था। यही वजह है कि अरस्तू के रियलिस्ट होने को हम देख सकते हैं कि उसने 158 स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशंस, उनके निज़ाम को स्टडी किया, फिर अपनी ये थ्योरी पेश की। इसका कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी ये काफ़ी हद तक ख़राब है, काफ़ी हद तक अगेंस्ट द नेचर है। कैसे ये अगेंस्ट द नेचर है? इसका कहना, अरस्तू का कहना है कि ये एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है स्लेवरी। स्लेव्स जो है ये उसके मुताबिक जो लोग नेचुरली अनफिट होते हैं वो ग़ुलाम बन जाते हैं, लिहाजा उनके लिए ऐन फ़र्ज़ है कि वो फिट लोगों को परफेक्ट लोगों को सर्व करें, यानी रूलर्स को सर्व करें। इसके साथ साथ अरस्तू का जो दूसरा नज़रिया वो भी काफ़ी हद तक ख़तरनाक है, वो औरतों से मुतल्लिक़ा नज़रिया है। वो उसके मुताबिक मुआशरे में औरत का कोई मुकाम नहीं है, वो औरतों को इम्परफेक्ट कहता है। इसके साथ साथ अरस्तू की रियासत में फॉरेनर्स को भी कोई राइट हासिल नहीं है। अफलातून आइडियलिस्ट फ़िलासफ़र था, जबकि अरस्तू रियलिस्ट फ़िलासफ़र था। आप ये रफ़ाइल की एक तस्वीर देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, उसमें अरस्तू और अफलातून एक साथ खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। अफलातून ने अपना हाथ ऊपर किया, यानी कि वो ऐसी रियलिटी पर यकीन रखता था जो कि बियॉन्ड है, यानी कि आइडियल है, आइडियल वर्ल्ड में है। जबकि इसके बरक्स अरस्तू है, उसने हाथ नीचे किया हुआ, यानी वो एक रियलिस्ट है, यानी वो ग्राउंड के साथ अटैच है, ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ अटैच है। इसलिए जो अफलातून ने अपना जो तसव्वुर दिया है ख्याली रियासत का, ये ऐसी रियासत जो कि कभी वजूद में नहीं है। इसके बरक्स जो अरस्तू ने जो रियासत का खाका पेश किया है, जो निज़ाम पेश किया है, जो साइंटिफिक तरीक़ेकार पेश किया, वो आज भी एज इट इम्प्लीमेंट है। उसकी बुनियादी वजह ही ये है कि अरस्तू ने जितने भी नज़रियात पेश किए हैं, ये बाकायदा साइंटिफिकली उसने तमाम रियासतों का मुतालिया करने के बाद क्रक्स की हैसियत से उसे पेश किया है। तो ये है सिलसिला। फिर हम देखते हैं कि जो इन दोनों ने जो अपनी क्लासेस दी हैं, अफलातून ने अपनी जो है फ़िलासफ़र किंग की क्लास, सोल्जर्स की क्लास, लेबर्स की क्लास, और फिर अरस्तू की जो है स्टेट्समैन की क्लास, स्लेव्स की क्लास, आम लोगों की क्लास, ये इनका अगर हम मुहाकमा करें तो इनमें हमें ज़्यादा ग्राउंड के करीब या जो ज़्यादा रियलिटी के करीब वो अरस्तू ही नज़र आता है। लेकिन इसमें अरस्तू की बहुत सी जगह पर तंग नज़री भी वाज़िया होती है। वो तंग नज़री क्या है? अरस्तू अपनी एक क्लास यानी स्लेवरी उससे बिल्कुल ऐन जायज़ करार देता है, अकॉर्डिंग टू नेचर करार देता है, जबकि अफलातून इस क्लास का जिक्र नहीं करता, इस क्लास के वजूद को तस्लीम ही नहीं करता। यानी यहाँ पर दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन वाज़िया है। फिर स्टेट्समैन के लिए दोनों के तकरीबन इक्वल नज़रियात हैं कि इनको सर्व करना चाहिए, ये अपनी तमाम ज़िंदगी जो है स्टेट क्राफ्ट या आइडियाज़ के लिए वक्फ करें, जबकि लेबरर क्लास अफलातून को जो हक देता है कि ये लोग ऊपर वाली क्लास में आ सकते हैं, जबकि अरस्तू का नज़रिया उसमें ऐसा कोई नज़रिया हमें नहीं मिलता। अफलातून की रियासत में सोल्जर्स हैं और हुक्मरान हैं, उनके पास कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है, यानी कि वो प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। अफलातून के मुताबिक अगर वो प्रॉपर्टी रखेंगे तो वो ऐशो इशरत में पड़ जाएंगे। इसके बरक्स अफलातून का ये कहना कि ये बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट है। कोई भी इंसान जद्दोजहद सिर्फ इसलिए करता है कि वो कुछ हासिल कर सके, कोई प्रॉपर्टी हासिल कर सके, कोई चीज़ हासिल कर सके, ये हासिल करने का जज्बा उससे एफर्ट पर मजबूर करता है। यानी उसके अंदर जो मोटिवेशनल फोर्स है वो प्रॉपर्टी का होना है। इसके साथ साथ अरस्तू जो है वो हमें स्लेवरी के हक़ में भी नज़र आता है, वो इसे बाय नेचर भी करार देता है। इसके साथ साथ अरस्तू का जो कहना है कि औरत जो है वो मर्द के बिलमुकाबिल नहीं है, बल्कि वो हकीर हैसियत की हामिल है। मर्द सुपीरियर है, औरत इन्फीरियर है। बल्कि अरस्तू का एक कौल भी है, वुमेन इज़ एन अनफिनिश्ड मैन।
तो ये कहना ये काफ़ी हद तक फितरी असूलों के खिलाफ है। इसके बरक्स अफलातून का ये कहना था, वुमेन इज़ द लेफ्ट हैंड ऑफ अ स्टेट। अगर ये दाहिना हाथ काम नहीं करेगा तो स्टेट सरवाइव नहीं कर सकती। लिहाजा अफलातून औरत को मर्द के शाना बशाना रखता है, जबकि अस्तु इसके बिल्कुल इसे इन्फीरियर पोजीशन देता है। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि इस लिहाज से अफलातून की पोजीशन काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव है, औरत के लिहाज से भी और गुलामों के लिहाज से भी, जबकि अरस्तु हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तंग नज़र आता है। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं।